Hello everyone, welcome in my YouTube channel Adora Classes. Today we will discuss fourth part of rural development. We already discussed about the problem of microfinance for farmers, and we already discussed about the suggestions and implementation by the government on this program. Today we will discuss डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, क्योंकि आज की जो नीड क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फार्मिंग है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर आप डाइवर्सिफाई करके प्रोडक्शन करोगे तो इससे रिस्क भी कम होगा और इनकम भी क्या है जनरेट होगी। जो टाइम हम फ्री होते हैं उस फ्री टाइम को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फार्मर है वहाँ पर डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत है, उस डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का एक तरीका क्या है, स्पेयर टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना। उसके लिए ज़रूरी है हमें अलाइंड एक्टिविटी को प्रेफर करना। जब अलाइंड एक्टिविटी को एग्रीकल्चर से प्रेफर करेंगे तो जो हमारा सरप्लस टाइम है उस सरप्लस टाइम से हम प्रोडक्टिविटी के अंदर जाएंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जिससे हमारी इनकम भी जनरेट होगी। लेट्स डिस्कस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर मीन्स टू टाइप की डाइवर्सिफिकेशन है, या तो आप मल्टी क्रॉप प्रोडक्शन करो या क्रॉप के साथ अलाइंड एक्टिविटी करो। देयर आर ए टू एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड अदर रिलेट्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि rather than one specialized crop we produce more than one crops in a one season. Production of variety of crops rather than one specialized crops, we can say that shift from single cropping system to multi cropping system, यानी कि एक फसल को ना उगाकर उसको बदल कर और एक से ज़्यादा फसल को प्रोड्यूस करना 1 एकड़ लैंड पर, जिससे क्या होगा, लैंड की फर्टिलिटी भी कायम रहेगी, दुरुस्त रहेगी और उसको रेस्ट का टाइम भी मिलेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो भूमि की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काम करती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो भूमि की जो पावर को कंज्यूम ज़्यादा कर लेती हैं। तो हमें अगर अदल बदल कर फसलों को प्रोड्यूस करेंगे, वन मल्टी क्रॉपिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो फर्टिलिटी पावर क्या है मेंटेन रहेगी। दूसरा तरीका इसके अंदर क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट फ्रॉम वर्कफोर्स फ्रॉम फार्म एक्टिविटी टू अलाइंड फार्म एक्टिविटी, यानी कि एक प्रोडक्शन के साथ हमें उनकी अलाइंड एक्टिविटी जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री खोल ली, पोल्ट्री फार्म खोल लिया, फिशरीज खोल रही, हॉर्टिकल्चर्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी क्या है अलाइंड प्रोडक्टिविटी से एक्टिविटी से इनकम ऑफ क्या है पर्सन राइज होगी। आवर फोकस विल बी ऑन द सेक्टर लाइक हॉर्टिकल्चर्स, लाइव स्टॉक्स एंड फिशरीज। हॉर्टिकल्चर, सबसे पहले हम कैसे लेते हैं, हॉर्टिकल्चर को लेकर चलते हैं। हॉर्टिकल्चर्स इंडिया हैज़ एम्ब्रेस्ड एज ए वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग बोथ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, बेसिकली हमने फ्रूट और वेजिटेबल को लिया है इसके अंदर। हॉर्टिकल्चर्स में अगर बात करते हैं, इंडिया क्या है वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल। इंडिया इज लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। द पीरियड ऑफ 1991 to 2003 इंडिया नोन एज ए गोल्डन रेवोल्यूशन, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है आपका कि गोल्डन रेवोल्यूशन विच फार्मिंग से रिलेटेड है, गवर्नमेंट गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर्स। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट ओवर 33% ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 19% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। जितनी हमारे देश के अंदर लेबर फोर्स है उसका 19% जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का वो हॉर्टिकल्चर से आ रहा है। इट इज़ ए हाई वैल्यू क्रॉप बट इनपुट कॉस्ट आल्सो हाई। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इसकी जब हम इनिशियल में हम जिसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या हाई हो जाती है, लेकिन कॉस्ट हाई के साथ का प्रोडक्शन भी क्या है, प्रोडक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर एक बार आप इसको हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करोगे तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो फर्स्ट ईयर ही रहेगा, उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर ईयर टू ईयर क्या है रिड्यूस होगा।
लेकिन जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ेगी, आपकी इनकम क्या है जनरेट होगी मोर कंपेयर टू इनपुट कॉस्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे इसके लिए हैप्चर्स आ जाएंगे तो हॉर्टिकल्चर इज गिविंग मोर इनकम टू द फार्मर। बहुत सारे फार्मर हैं जिन्हें बहुत सारा पैसा अर्न किया है हॉर्टिकल्चर से। इन एडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इज अवेलेबल इन इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉर्टिकल्चर के लिए कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, ताकि हम प्रोडक्शन को हम स्टोर कर सकें और अकॉर्डिंग टू डिमांड उसको क्या है रिलीज़ कर सकें। लेकिन नॉट प्रॉब्लम, इन रिसेंटली गवर्नमेंट हैव पास मैनी लॉ under the private sectors to frame new storage facilities where Indian farmer take advantage of these facilities and India internationally sell their output. So need to change the technique of productions to increase the output and per capita income of the farmers. एनिमल हस्बेंड्री ये सभी जानते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज़ फेमस कंसेप्ट ऑफ इंडियन फार्मर, क्योंकि जो सबसे बड़ी अलाइंड एक्टिविटी वो यहीं से आती है। जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग इंक्लूड कैटल, बुफेलो, शीप, गोट, पिग एंड पोल्ट्री फार्म। पंजाब में पोल्ट्री फार्म बहुत फेमस हैं, पिग फार्म भी फेमस हैं। शीप एंड वेलो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इन साइड में ज़्यादा फेमस हैं। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू 70 मिलियन इन रूरल एरियाज, यानी कि 70 मिलियन लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो एनिमल हस्बेंड्री से मिल रहा है। देखा हम गांव के पास देखोगे, हर गांव के पास डेयरियाँ खुली हुई हैं, पोल्ट्री फार्म खुले हुए हैं। पंजाब में जाओगे हर रोड के ऊपर वो पोल्ट्री फार्म मिल जाएंगे। तो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और इनकम के लिए पोल्ट्री फार्म पर डिपेंड है। इट्स कंट्रीब्यूट 30% ऑफ कंट्री एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 4% ऑफ टोटल कंट्री आउटपुट। जितना हमारे देश का टोटल आउटपुट होता है उसका 4% हमारा एनिमल हस्बेंड्री से आता है, और एग्रीकल्चर का 30% जो पार्ट है वो यहीं से आ रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द पोल्ट्री फार्म शेयर 58% ऑफ टोटल लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा क्या है पोल्ट्री फार्म है, जो क्या है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर फार्मर की इनकम को राइज करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं पोल्ट्री फार्म इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन हरियाणा और पंजाब फार्मर्स। नेक्स्ट इज थैंक you, have a nice day. If you have any problem, please discuss with me.